लिहाज से ये जो मुद्दा है, हम बीते कुछ दिनों से देख रहे थे कि यूजीसी एक नया रेगुलेशन लाती है। इस बात को बार बार यहाँ से और भी साथियों ने कहा, लेकिन मैं वापस इसको दोहराना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने हमें दिया है। हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है और बार बार बोलने की जरूरत है कि ये गवर्नमेंट ने हमें कोई खैरात में नहीं दिया था। ये रेगुलेशन लाया गया है एक लंबी लड़ाई के बाद, और उस लड़ाई को ही उसके बाद जो रेगुलेशन आया, इसलिए हम उसे इनिशियली वेलकम कर रहे थे क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि ये इस तरह के रेगुलेशन लाने के लिए कितने स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी है, उनके परिवार वालों ने लगातार एक लीगल बैटल लड़ी है और उसके बाद सरकार को मजबूर किया गया है कि वो इन मुद्दों पे बात करे और इस मुद्दे पे एक नया कानून लेकर आए, एक बेहतर कानून लेकर आए। लेकिन हमने देखा साथियों कि इतने संघर्ष के बाद भी जब एक नया रेगुलेशन आता है तो वो रेगुलेशन किस तरह का होता है। पहली बात, ये रेगुलेशन कितना वेग तरीके से बनाया गया। आप डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं लेकिन आप डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है। आप एक रेगुलेशन बनाने में इतने सालों का वक्त ले लेते हैं लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन आपसे लिखी नहीं जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इस रेगुलेशन को तमाम कैंपसेस में जो लागू किया जाना चाहिए, लेकिन आपने उसका प्रपोजल नहीं दिया। इसमें तमाम इंस्टीट्यूट जैसे IIM और IITs को इंक्लूड नहीं किया गया। ये वही संस्थान है साथियों जिसमें हमने देखा कि कितने स्टूडेंट्स के सिस्टमैटिक मर्डर हो जाते हैं, वहां उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपने हाथों से अपनी जान ले लें। इसके साथ इस रेगुलेशन में हमने देखा कि किस तरह से 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की बात नहीं की गई। एक और जो बड़ी इशू इस रेगुलेशन के साथ थी वो ये थी कि उस कमेटी में BC को इंक्लूड कर दिया जाता है। आप देखिए साथियों कि जब भी हम इस तरह की कोई कमेटी की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हम और आप सभी जानते हैं कि कैंपसेस में आजकल BC के लोगों को बनाया जाता है। BC उन लोगों को बनाया जाता है, पावरफुल पोजीशन उन लोगों को दी जाती है जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, जो सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते और जो सरकार से डर कर रहते हैं और सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे होते हैं। आप इस तरह की कमेटी को वैसे भी रिडंडेंट बना देंगे अगर आप उसका हेड एक इस तरह के व्यक्ति को बनाएंगे जो डिस्क्रिमिनेशन जैसे गंभीर मुद्दों पे एक क्लियर स्टैंड नहीं ले सकता हो। साथियों, ये रेगुलेशन आया तो हमने यही सोचा कि आगे हमें इसको रिफॉर्म की तरफ ले जाने की लड़ाई लड़नी है। हमें सरकार से डिमांड करनी है कि इसे रोहित एक्ट के हिसाब से इसे और बेहतर बनाया जाए, जो उसमें प्रोविजन रखे गए वो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाए और इसको और ज्यादा निखारा जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने क्या देखा, बीते दिनों में एक ऐसा तबका सड़कों पे उतरा और आंदोलन में आ गया। ये वही तबका है जो आज से पहले हमें किसी आंदोलन में नहीं दिखता है। ये वही तबका है जब दलितों को मारा जाता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, मुसलमानों को मारा जाता है, तब ये तबका कहीं दिखाई नहीं देता। ये वो तबका है जब इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते हैं तब इनके मुंह से एक आवाज, एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन आप देखिए जब एक रेगुलेशन इस तरह का लाया जाता है जो बहुत ही कम लेकिन थोड़ा इस तरह एक प्रयास होता है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके, मार्जिनलाइज वर्ग से आने वाले तबके के स्टूडेंट्स को एक तरह से स्ट्रेंथन किया जा सके कैंपसेस में, तो वो तबका आके इस चीज को क्वेश्चन करता है। और उनके आर्ग्यूमेंट सुनिए साथियों, वो कहते हैं कि ये रेगुलेशन एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका इक्विटी का डेफिनेशन क्या है, आपका इक्विटी का विजन क्या है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पिछले तबके के वर्ग के स्टूडेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अगर कोई बेहतर कानून लेकर आएंगे तो कैसे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। हम उनसे पूछते हैं कि क्यों आप इस बात को मान के बैठे हैं कि कैंपसेस में सिर्फ आपका स्पेस होना चाहिए, और जो लगातार हमने इतिहास में भी देखा है कि मनुवादी सोच के लोग हमेशा से शिक्षा को अपना अधिकार मान के चलते थे। उन्हें लगता था ये उनके बाप की जागीर है और किसी और कम्युनिटी से आने वाले लोग, किसी और वर्ग से आने वाले लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें इतिहास को देखना है साथियों, हमें इस बात को बार बार देखने की जरूरत है कि किस तरह से जब बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेके आए थे तब भी एक तबका था जो उसके खिलाफ खड़ा हो गया था और उन्होंने इस बात को, इस कोड को आने से मना कर दिया था। उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश कर दी कि इस तरह का बिल ना आ पाए। साथियों, लगातार हमने देखा कि जब भी सरकार को मजबूर किया जाता है संघर्षों से, आंदोलनों से कि एक बेहतर कानून आए, तो कोई ना कोई तबका आके खड़ा हो जाता है उस कानून को चैलेंज करने के लिए। उनका एक और आर्ग्यूमेंट सुनिए साथियों,
उन्हें ये लगता है कि इस तरह का बिल आ जाएगा तो मिसयूज होगा। अब देखिए ये मिसयूज वाला आर्ग्यूमेंट कितना फ्रॉडुलेंट है। तमाम और साथियों ने भी इस पे बोला, मैं वापस इसमें बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को यूज करते रहेंगे तो देश में आप कोई कानून बना पाएंगे क्या? आप जब दहेज के खिलाफ कानून बनाते हैं तब भी ये बोला जाता था कि उसका मिसयूज हो जाएगा। मैरिटल रेप के खिलाफ आज तक कोई कानून इस देश में नहीं बन पाया है। आज हम 2026 में पहुंचे हैं और आज भी यहाँ पे इस तरह का कानून नहीं है। और उसका एक बड़ा हिस्सा इसलिए बड़ा रीजन ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि उसका मिसयूज हो जाएगा क्योंकि घर में क्या होता है ये देखने के लिए कोई नहीं है। आप देखें कि इस तरह का आर्ग्यूमेंट ये दिखाता है कि आपकी सोच कितनी खराब है। आपकी सोच इस बात को दिखाता है कि आप इस बात को कहने के लिए, इस बिल का क्रिटिक करने के लिए आपके पास कोई वैलिड मुद्दा नहीं है, कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए आप इन तमाम तरह के ढकोस से लेकर आते हैं और इन चीजों को चैलेंज करते हैं। साथियों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई जो हम लेके जाना चाहते हैं कि जहां हमारे कैंपसेस में एक बेहतर स्पेस बरकरार रहे और हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ फील कर सके, वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने देखा जेएनयू में, हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा ये माहौल है, ये नैरेटिव है कि हम एक बहुत प्रोग्रेसिव तबके को से आते हैं और यहाँ जो स्पेस है, हमें आजादी है कि आज यहाँ हम खड़े होकर इन मुद्दों पे बात कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ऐसे कितने इंस्टीट्यूट है जिनमें ओपनली स्टूडेंट इस तरह के मुद्दों पे बात करने के लिए आजाद है। और हमारे ही कैंपसेस में हमने लगातार देखा है कि किस तरह से लाइब्रेरी की डेस्क पे लिखा जाता है जाति सूचक गालियों को। हमने लगातार देखा है कि किस तरह से एक कॉमन स्टूडेंट हो, चाहे किसी का यूनियन रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई काउंसलर हो, लगातार खुलेआम किस तरह से जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। और इन लोगों के अंदर की ऑडेसिटी देखिए साथियों, कि उन्हें ये नहीं लगता कि उन पर कोई कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स हैं वो पूरी तरह से रिडंडेंट हो चुके हैं। आप देखिए कि जब भी कोई एक्टिविस्ट आके कोई मुद्दे पे बात करता है, कोई आंदोलन खड़ा होता है, तो लगातार प्रॉपर इंक्वायरी भेजी जाती है, एसयू के लोगों को इंक्वायरी भेजी जाती है, तमाम कॉमन स्टूडेंट्स को भी इंक्वायरी भेजी जाती है। लेकिन जब इस तरह की जाति सूचक गालियां लोग दे देते हैं, ओपनली इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये माहौल ये बताता है कि आज भी हमें जाति की लड़ाई को, जाति को खत्म करने की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये इस बात को दिखाता है कि और ये जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि हमें अपने आंदोलन को और मजबूती से करना है। उनका जवाब हमें अपने कैंपसेस में आवाज उठा के देना है। उनकी तमाम विरोध के बावजूद हमें इस चीज की लड़ाई को जारी रखना है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसा रेगुलेशन लाया जाए जहां पे इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि तमाम पिछड़े वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स को कैंपसेस में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े। साथियों, आज इस मंच से हम यही कहते हैं कि आप जाइए, इस रेगुलेशन को पढ़िए और तमाम न्यूज को भी देखिए कि किस तरह से एक सर्टेन सेक्शन है जिसको इतना बुरा लग रहा है, इतनी मिर्ची लग रही है। आप उनके आर्ग्यूमेंट सुनिए, उन्हें एनालाइज करिए। हम एज अ स्टूडेंट इस बात को यहाँ से बोलना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे वो एनईपी के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो बीबीएससी के खिलाफ लड़ाई हो, जेएनयू का स्टूडेंट यूनियन इन तमाम मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पे एक नेशनल मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करेगा। हमारी कोशिश इस बात की रहेगी कि इस कैंपस में इन मुद्दों की लड़ाई कभी खत्म ना हो और इस लड़ाई को हम इस कैंपस से बाहर भी लेकर जा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।